तो अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग शुरू करेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज उसी चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे और इसके दो भाग हम बनाएंगे, जिसमें आज पहला भाग आप लोगों के सामने हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग यहाँ पर उपस्थित है? निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप लोगों ने देखा है कि केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया से, है ना। तो निश्चित तौर पर केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पदार्थ वगैरह पढ़े थे, है ना। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, जो स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न करे, वो सब सारे चीज क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पहले वाले चैप्टर में भी दो पार्ट हमने बनाया था और पूरी बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ाई की थी पदार्थ के बारे में, जिसमें आपने पदार्थ के गुण, है ना, उसके बाद आपने द्रव्यनांक, क्वथनांक, गलनांक, है ना, हिमांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन सहित बहुत सारे चीजों का अध्ययन किया था, है ना। प्लाज्मा की अवस्था पढ़े थे, है ना। चौथी अवस्था पदार्थ की, पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़े थे, वाष्पन पढ़े थे, है ना। क्वथनांक के बारे में अंतर समझे थे, द्रव की गुप्त उष्मा, वाष्प की गुप्त उष्मा वगैरह सब सारा चीज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चैप्टर से यही है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये है चैप्टर 2। आप लोग सारे के सारे बच्चे इसको जो है हम ये कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, फेयर करते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है ना। और ध्यान से समझिएगा तो सारी की सारी बातें आएगी। अब वहां पे कल हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्था में कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहला ठोस है, दूसरा द्रव्य है, तीसरा गैस है, चौथा प्लाज्मा है, पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, आज इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से जो बातें पढ़नी है उस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों को पढ़ना है मेरे भाई पदार्थ का बंटवारा, पदार्थ को विभाजित हम लोग कैसे करेंगे, पदार्थ कितने भाग में होंगे। अवस्थाएं तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पदार्थ के प्रकार को हमने नहीं पढ़ा है। तो पदार्थ का जो प्रकार है वह 2 तरह का पदार्थ होता है। एक जो होता है जिसको आप लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ, तो इसी हिसाब से अगला जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। इतना तो हम लोग जानिए रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्यान से कि पदार्थ आपसे कोई पूछेगा कि कितने तरह के होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। लेकिन पदार्थ कितने तरह के होते हैं? 2, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पदार्थ जो शुद्ध होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है तत्व और दूसरा को कहा जाता है यौगिक। दूसरा को क्या कहा जाता है? यौगिक। नाम आप सुने होंगे, तत्व जिसको अंग्रेजी में आप एलिमेंट्स बोलते हैं, और यौगिक को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। और अशुद्ध पदार्थ में हम लोगों का आता है मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मिक्सचर। तो ये आपका पदार्थ 2 तरह के, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में 2 चीज आएंगे, तत्व और यौगिक, है ना। अशुद्ध में आ जाएगा आपका मिश्रण। बहुत बारीकी से समझिए, बहुत आसानी से समझिए, बहुत आसानी से समझ लेंगे हम हर एक चीज को। आपने जब देखा तत्व को, तो सबसे पहला क्लास जो मेरा हुआ था जिसमें हमने कहा था कि आपके यहाँ किताबों में 118 तत्वों के बारे में पढ़ना है। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? जिसमें आपने याद भी किया था हाइड्रोजन। बोलिए मेरे साथ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक,
गंधक वही सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम। बहुत अच्छा, आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। बहुत अच्छा, चलिए आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया, बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कितना तत्वों के बारे में हमने पढ़ाया था? 100। उसी तत्व के बारे में हम लोगों को शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत में आता है। अच्छा, कोई चीज शुद्ध कब है? जब उसमें किसी भी प्रकार की अन्य चीजों की मिलावट न हो, उसी को ना हम लोग शुद्ध कहेंगे। अब अगर मान के चलिए कि कोई मिला देगा तो क्या हुआ, फिर शुद्ध हो रह जाएगा? नहीं रहे। तो शुद्ध पदार्थ में दो चीज आता है, एगो तत्व भी आता है, एक यौगिक भी आता है। तत्वों की संख्या आपसे कोई पूछेगा तो आप फटाक से 118 बता दीजिएगा, है कि नहीं? तो अब देखिए, तत्व की यहाँ पे अगर कोई सिंपली परिभाषा पूछेगा तो सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि शुद्ध पदार्थ। तो इसको क्या आप कैसे बोलेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से भी मिलकर के बना है। ये भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, है ना? या हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा, तो विधि क्या होता है? तो एक तो भौतिक विधि है, एक रासायनिक विधि है, यही ना दो विधि है। तो इसमें से कौनो विधि के द्वारा इसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो जरा तत्व की परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो अगर हम इसको यहां पे ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है? कैसे लिखेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है? देखिए ध्यान से, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, देखते जाइए खाली, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, याद रहेगा, जो किसी भी विधि द्वारा, जो किसी भी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक भागों में या पदार्थों में अधिक भागों भी कह सकते हैं या पदार्थ भी कह सकते हैं। पदार्थ के अंतर्गत में तो तत्व आइए जाएंगे सब, है कि नहीं? 2 या 2 से अधिक भागों में भी या पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है, पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ऐ सर, तो लोहा हुआ है तो उसको तो हम लोग टुकड़ा 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 कर करके तो बहुत सारे भाग में कर सकते हैं। तो भैया उसको लोहा को टुकड़ा बहुत भागों में कर सकते हैं, तो क्या वो टुकड़ा करते करते एल्युमिनियम हो जाएगा? उसका सबसे भी छोटा कण उठाइएगा तो क्या रहेगा? लोहा ही रहेगा, है कि नहीं? उसका सबसे छोटा भी कण क्या रहेगा? लोहा ही होगा। ये ऐसा तो नहीं ना है कि उसमें पीतल निकलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? हमने कहा कि तत्व वह होना चाहिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होना चाहिए कि जिसको किसी भी विधि, किसी भी विधि का मतलब कि अगर आप भौतिक विधि के द्वारा भी या रासायनिक विधि के भी द्वारा अगर उसको तोड़ने की कोशिश करे तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में न टूटे, यानी कि वह दूसरा चीज ना हो जाए। सोना को टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, लेकिन उसका सबसे छोटा भी टुकड़ा क्या कहलाएगा? सोने कहलाएगा, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि उसको टुकड़ा टुकड़ा करते 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 सबसे अंतिम टुकड़ा उसका तांबा हो जाएगा। जब भी होगा तो क्या होगा? सोना होगा। यानी कि खंड खंड भी कर देने के बावजूद भी उसका सबसे जो छोटा कण भी आएगा वह वही होगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? शुद्ध पदार्थ। समझ में आ गई बात? तो आपसे अगर तत्व का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप सीधा 1 नंबर से उठाइए 118 तक पढ़ दीजिए। ये सब के सब क्या है? तत्व हैं, है ना? सब के सब क्या है? तत्व हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब के सब क्या है? ये सब तत्व हैं। और इस प्रकार से 118 तत्व हैं, है ना? और तत्व की यही परिभाषा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में या पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है ना?
या हम लोग कह सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है। उसमें जो भी कण की मिलावट भी होगी ना तो सेम कण होंगे, माने उसी का कण होगा जो तत्व है, इसके अलावा दूसरा चीज उसमें नहीं होगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो यहां पे तो पहले ही लिखा हुआ है कि शुद्ध पदार्थ है तत्व, तो तत्व को हम लोग सिद्ध कर दिए। अब देखिए यहां पे यौगिक है जिसको आपने कहा कंपाउंड। क्या कहा? कंपाउंड। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यौगिक का जो निर्माण होगा, इस बात को समझिए, यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो आपका जो तत्व है, आपका जो तत्व है ना, इन तत्वों को आपस में मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है? यौगिक का। जब कोई दो या दो से अधिक तत्व, ध्यान से समझिएगा, दो गो तत्व लिए तो दो या दो से अधिक तत्व, माने दो भी हो सकता है और दो से अधिक तत्व भी हो सकता है, अगर यह आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले। सर एक निश्चित अनुपात का मतलब जरा समझाइए, तो हम समझा देते हैं। पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ माने वही तत्व है कि नहीं? पदार्थ, तत्व भी तो एक पदार्थ है ना? और तत्व भी स्थान घेरता है ना? तो पदार्थ भी बोल दे रहे हैं तो अकबकाइएगा नहीं। तो दो या दो से अधिक तत्व, दो भी तत्व या दो से अधिक तत्व अगर आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले, कैसे मिल जाए? निश्चित अनुपात में मिल जाए, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक। उस चीज को क्या कहेंगे? यौगिक। जरा इस बात को समझिएगा। इस चीज को हम लिख देते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है। इसका भी उसी तरह से लिख देते, जब ये शुद्धे में आइए रहा है तो उसको भी लिख देते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है देखिए ध्यान से, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से, जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। अब आ गया समझ में? निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। सब एकदम सबसे पहले आप तत्व और यौगिक की परिभाषा बिना याद कर किए हुए समझ जाइए और समझ के बोलिए। पदार्थ को कितने भागों में हमने बांटा है? कौन कौन? तो पहला लाइन तो आपको आ गया ना? अब शुद्ध पदार्थ कैठो? कौन कौन? तो आप बोल रहे हैं कि सर तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, तो पहला लाइन यही पेश कीजिए कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है कि नहीं? अब यहां देखिए तत्व के बारे में, जो किसी भी विधि से, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि से, है ना, किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भागों में या दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है। दो या दो से अधिक भागों में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाएगा? आ गया समझ में? न बोलने आ रहा है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है। नहीं बोलने आ रहा है? एग्जाम्पल बताइए। तो 1 से लेकर के 118 को लिखवाए हैं, बोलिए अब आप लोग। तो ये सब है कौची रे बाबू? हम जान के हम नहीं रुकवाएंगे तो नहीं लगातार 118 बक देगा, हमको पता है, ठीक है ना? ये सब क्या है जो बोल रहे थे अभी से? शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्लियर हो गया?
अब वही तत्व दो गो चार गो मिल करके अपने में अनिश्चित अनुपात में, यही आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि निश्चित अनुपात के मतलब क्या होता है, सब समझिए। जैसे हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। बोलिए हाइड्रोजन क्या है? तत्व। अगर गुण की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है? गैस। अच्छा एक चीज बताइए, ये ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस है और ये तत्व है? ये दोनों को आपस में हमने एक निश्चित अनुपात ले करके, निश्चित अनुपात लिया तो देखा कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या चीज का निर्माण कर दिए? जल का। क्या चीज बना दिए? जल। जल बोले तो क्या चीज? पानी। हाइड्रोजन था क्या चीज? गैस। ऑक्सीजन क्या था? हाइड्रोजन जलने वाला था, ऑक्सीजन जलाने वाला, और जल बन गया बुझाने वाला। देख रहे हैं? दो गो तत्व मिलकर के क्या बना दिया? दो गो गैस था, बना दिया क्या चीज? पानी। गुण भी बदल गया। तो ये जो दो गो तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिले और क्या बना दिए? जल। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है लगभग 1 है। तो एक में हम यहां दो गो हाइड्रोजन परमाणु है, तो यहां पे दो गो हो गया हाइड्रोजन भार में, और ऑक्सीजन का जो है से भार होता है लगभग 16। कितना होता है? 16। तो इसका भार है 16। तो अगर इसको अनुपात में लिखे तो 2, अगर इसको काट कूट दे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। तो इसका अनुपात कितना हो गया? 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:8। अगर इस अनुपात में 1:9 ले लेंगे तो जल बनेगा? कभी जल बनने निर्माण नहीं होगा, कभी जल का निर्माण नहीं होगा। आ रहा समझ में? जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:8, 2:16। समझ में आ रही है बात ना? अगर यह 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 18 की 24 है ना? 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 24। सबको काट कूट करके उसका अनुपात 1:8 ही आना चाहिए। समझ में आ रही है बात ना? तब किस चीज का निर्माण होगा? जल का। तो अनुपात एकदम सही है कि नहीं सही है? बोलिए सही हुआ कि नहीं हुआ? तो यौगिक का निर्माण जब भी होगा तो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे तब जाकर के होगा। यानी कि आप एकदम यौगिक को ऐसे भी याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। जिसका सूत्र हो वह यौगिक है, जिसका सूत्र हो वह यौगिक है। जल का सूत्र है ना? क्या सूत्र है? तो ये क्या हो गया? जोर से बोलिए। यौगिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है? क्या सूत्र है? CO2 है। तो क्या हो गया ये? समझ में कितने बच्चों को आ रहा है? अब जरा सा बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या इसका सूत्र है? जोर से बोलिए। आपने कहा CaCO3 है ना? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट में कई गो चीज मिला हुआ था। Ca से कैल्शियम है, C से कार्बन है, O से ऑक्सीजन है कि नहीं है? इन सबों का अनुपात एकदम सही होगा, एक निश्चित होगा, तब ना कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया CaCO3। यानी कि इसमें कई गो तत्व मिला हुआ है? 3 गो। तो 2 गो या 2 गो से अधिक हो गया ना? 3। जोर से बोले, 2 या 2 से अधिक हो गया ना? आप हमको चीनी का सूत्र बताइए। चीनी का C12H22O11। इसमें हम पूछे अगर कि कै गो तत्व है मेरे भाई? चिनिया बनाने में कै गो तत्व है? कौन कौन है वो तत्व का नाम? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का कई अणु है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का? एकरा में फर्क होगा तो चीनी बनेगा है?
अगर इसके अनुपात में अगर फर्क हो जाएगा तो चीनी बन जाएगा? कहीं नहीं, भर जिंदगी चीनी बनाते रहेगा तो नहीं बनेगा। चीनी बनने के लिए कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, O11 ही होना चाहिए। यही अनुपात होना चाहिए, समझे कि नहीं? अगर ये अनुपात नहीं होगा तो चीनी का निर्माण नहीं। तो इस हिसाब से चीनी क्या हो गया? चीनी क्या हो गया? समझ में आ गई बात? तो वही बात तो लिखे कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो, यहाँ दो तत्व या दो से अधिक, ये दोनों दो से अधिक है ना, तत्वों को, तत्व न सब मिला है, निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। समझे कि नहीं? तो यौगिक की परिभाषा कितने बच्चों को ध्यान में आ गया? क्या है इसकी परिभाषा? जोर से बोलिए। जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। आगे समझ में? एक निश्चित अनुपात का मतलब समझ में आ गया? और उतना न बुझाए तो सीधा सीधी एकदम दिमाग में अटा लीजिए कि जिसका सूत्र होता है वह यौगिक है। जैसे आप बताइए, चीनी का सूत्र आप लोग बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिए, जल का बता दिए, कैल्शियम कार्बोनेट का बता दिए, हवा का बताइए। तो हवा का सूत्र लिखवाए हैं कभी हम? हवा में हाइड्रोजन का लिखवाए हैं, हवा में ऑक्सीजन का लिखवाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आप लिखे हैं सूत्र, लेकिन हवा का सूत्र कहीं लिखे हैं? तो जिसका कोई सूत्र ना है वो मिश्रण है। जिसका कोई सूत्र ना है वो क्या हो जाएगा? मिश्रण। हवा क्या है? तो मिश्रण की परिभाषा और यौगिक की परिभाषा में बहुत कम का अंतर है। यौगिक की परिभाषा और मिश्रण की परिभाषा में बहुत कम का अंतर है। सीधा बता देना है इसमें क्या चीज? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, ध्यान से समझिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। देख लीजिए परिभाषा, इसका हम ऐसे लिख देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण का निर्माण होता है। कितने बच्चों को आ गया? अब देखिए इसमें आपको क्या फर्क दोनों में आया? दोनों सेम लिखा हुआ है, लेकिन एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है, जरा सा ध्यान देना मेरे भाई। एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर एक निश्चित अनुपात अगर लिखा हुआ है तो इस चीज को यौगिक कहेंगे। इसमें निश्चित अनुपात नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? मिश्रण। समझ में आ गया बात? जब आप परिभाषा देते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, मिश्रण कहलाएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब वह मिश्रण नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? जिसको समझ में आया ठोक सकते हैं। कहता है कि केमिस्ट्री बड़ी भार का चीज है। भारी लग रहा है आप लोग को? ऐसा पढ़िए कि दूसरों को आप पढ़ा दीजिए, दूसरों को पढ़ाइए। केमिस्ट्री का यही बैठा हुए हैं हम बैठे हुए हैं। ज्यादा लगल है कैमरा इसलिए नहीं बोल रहे हैं। ऑन ऑफलाइन कैमरा ऑफलाइन चलता तो हम बता देते कि क्या थे हम, उसका है कि नहीं? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो एक लाइन इसमें हम और लिख देते हैं आपके समझाने के लिए, ताकि आप एकदम नहीं गड़बड़ाइए। देखिए हमको जितना बुझाएगा हम उतना चाहेंगे कि आपको समझा दें। समझे कि नहीं? अब ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने कहा था कि परिभाषा है ना? अगर समझ में आ रहा तो इतना ध्यान में रखिएगा, जिसका सूत्र हो रासायनिक, कैसा सूत्र हो? रासायनिक। सब रासायनिक है ना सूत्र है। जिसका सूत्र हो वह क्या है? यौगिक है। और जिसका सूत्र ना हो वह क्या है? मिश्रण। यौगिक में देखिएगा
हमेशा जब भी तत्व को आप उठाइएगा तो जिस तत्व को लीजिएगा उसका गुण चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वालिटी उसकी चेंज कर जाएगी। यहाँ पे दोनों था गैस, जब यहाँ आया तो क्या बन गया? जल। तो जल क्या हो गया? लिक्विड। ये सब क्या था? गैस। ये सब क्या था? गैस। मिश्रण में ये कोई बात नहीं होगी, मिश्रण जो भी आप मिलाइएगा वही चीज का अंश होगा, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होगा। लीजिएगा गैस बनेगा लिक्विड, है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा कि माने यौगिक में जो होते हैं, यौगिक में जो तत्व होते हैं अपने गुण को बदल देते हैं, लेकिन मिश्रण जो है से अपने गुण को नहीं बदलता है। यहां तक की बात समझ में आ गया? अब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसको अगर हम छोटा कर दे ताकि हम अभी और बातों को लिख सके, तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको बड़ा कर ही लेंगे। अब इसको जरा सा छोटा करके हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो मिश्रण हम लोग जो देखे, ये जो मिश्रण देखे मेरे भाई, इस मिश्रण को थोड़ा सा और डीपली पढ़ लें अगर हम लोग ऐसे, तब मिश्रण को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। मिश्रण को कितना भाग में बांटते हैं? दो। ये वाला लाइनवा हम कहां से खींचे हैं? देखिए मिश्रण के पास से खींचे हैं। कहां से खींचे हैं? मिश्रण के पास से। तो यानी कि अब हम मिश्रण पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? मिश्रण को। तो मिश्रण को ध्यान से समझिएगा। कैसे समझिएगा? तो देखिए मिश्रण यहां पर जो होगा यह दो तरह का मिश्रण होगा। कितने तरह का मिश्रण होता है? दो तरह का। तो कौन कौन दो तरह का मिश्रण होता है? तो एक को कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या पढ़ेंगे इसको? समांगी मिश्रण। और दूसरका को कहेंगे विसमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। मिश्रण कितने तरह के? दो तरह के। एक को कहेंगे होमोजीनियस और एक को कहेंगे हेट्रोजीनियस। समझे कि नहीं? इसको कहेंगे होमोजीनियस और इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस। हो गया ना? क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। आ गया समझ में? होमोजीनियस माने समांगी मिश्रण, है कि नहीं? माने होमोजीनियस मिक्सचर माने समांगी मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं कि नहीं? विसमांगी को बोलेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? अब यहां से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। समांगी मतलब क्या और विसमांगी मतलब क्या, ये दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये दोनों के अर्थ को समझ लीजिएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा टॉपिक, है ना? फिर अगले टॉपिक्स में हम लोग चलेंगे। क्या जी? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो समांगी मिश्रण को देखिए। देखिए समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह समान हो। कैसे उसकी मिलावट हो? अगर मिला दीजिए, जैसे देखिए चीनी और पानी को आप ले लीजिए, तो चीनी और पानी को ले लीजिएगा, अब ऐसे 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 देर देर तक बढ़िया से घोल लीजिएगा। ये नहीं कि ओछराहे, है ना? बचपन में आप लोग चीनी चुरा के खाए हैं ना घर में? कितने बच्चे खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं चीनी चुरा करके तो आप लोग बच्चा है ये नहीं है, बूढ़ा पैदा लिए थे। हाँ वो सब खाया है, अब सब उठा रहा है कि वो ऐसा नहीं कि हमरा बूढ़ा कह देना, नहीं आप लोग अभी बच्चे ही हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अगर आप चीनी को और पानी, तो पानी में चीनी को घुला दीजिए और खूब बढ़िया से घुलाइए, कम से कम 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक घुला दीजिए, तो पूरा चीनी घुल जाएगा। पूरा चीनी घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो घुलेगा। तो जब शरबत बन के तैयार रहेगा और बढ़िया से घुल जाएगा, जब बढ़िया से बात करें, इन्हें कि वो ओछरा है, तो चाहे ऊपर का पानी पीजिए गिलास का, चाहे नीचे वाला शरबत पीजिए, दोनों का मीठापन में कोई अंतर होगा? नहीं सर। ना बोलिए, मीठापन में अंतर होगा? नहीं सर। ऊपर का हिस्सा पीजिए, चाहे बीच का हिस्सा पीजिए, चाहे एकदम नीचे का हिस्सा पीजिए, पेंदिया में के, सब का मीठापन कैसा लगेगा? एक जैसा। मजा पिए हैं कि नहीं? तो मजा के ऊपरे वाला पिए हैं तो पंचोछराइन का लगता है, और अंदर वाला पूरा गढ़ा का लगता है। तो उसको क्या कहेंगे? जहां वैसा मिश्रण जिसका हर हिस्सा एक समान मीठापन दे, माने हर हिस्सा
एक जैसा लगे। खट्टा तो सब जगह एक जैसा, मीठा तो सब जैसा एक जैसा, कड़वा तो सब जैसा, मैंने सब जगह एक जैसा। जैसा आप लोग जो हैं दवा लेते हैं, दवा खांसी वाला सिरफ, तो ऊपरला पीजिएगा तैयो वही लगेगा, अंतिम वाला भी पीजिएगा तैयो वही लगेगा। ऐसा होता है क्या कि अंतिम वाला खूब मीठा और ऊपरे वाला पंचो छनाई, ऐसा तो नहीं लगता है। हर जगह मीठापन उसका कैसा लगता है, एक जैसा। तो जिसका स्वाद, जिसकी मिलावट हर जगह एक समान हो, एक समान हो, उसको हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण। उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ में सबको आ रहा है? और जिसका हर जगह एक समान नहीं हो, जैसे देखिए चूड़ा और चीनी एक में मिला दीजिए जेब में, तो जेब को हम लोग देहाती भाषा में धोकड़ी कहते हैं। धोकड़ी समझते ना, धोकड़ी, पॉकेट। तो हम लोग बच्चा में कैसे करते थे, पहले तो बच्चा में हम लोग का एक गमछी होता था, आ गमछी में हम लोग ऐसे करके घुघनी बना करके आ ओकरे में क्या कर लेते थे, चूड़ा और चीनी मिला रहे हैं, ऊपरे भाग फाके तो चीनिया कम आए, आ जैसे जैसे चूड़वा खत्म हो गए वैसे वैसे अंदर वाला में एकदम पूरा मीठा मीठा चीनी फाँकते थे, है कि नहीं? तो क्या उसकी मिलावट हर जगह एक समान हो गई? तो जब उसकी मिलावट एक जगह एक समान नहीं हुई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा मिश्रण कहेंगे? सब समझता है सब भैया, खाली हमको पेर रहा है इन लोग, है कि नहीं? उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जिसकी मिलावट हर जगह एक समान हो, और जिसकी मिलावट हर जगह एक समान क्या कहेंगे? तो आप लोग अपने बोल रहे हैं तो हमको से लिखवाइएगा, कंप्लीट हो गया आप लोग का। देखिए ध्यान से, अच्छा हो गया। आप लोग बहुत मजा लिए, आप लोग बहुत मजा ले रहे हैं। चलिए समझ में, देखिए ये जो चीज है, ये चीज उत्साह जो आपका निकल करके बाहर आ रहा है ना, ये उत्साह ऐसे नहीं आ रहा है। ये उत्साह जब अंदर से आप लोगों का एकदम शरीर बॉडी कह रहा है कि पढ़ाई हुई थी हो, ये सब तो एकदम बच्चा नियत पढ़ाई हुई थी, लेकिन आपको याद रखिए 9वां में है, 11वां में पढ़ना है आप लोगों को, समझे कि नहीं? बच्चा का खेल नहीं, भले आप लोग पढ़ ले रहे हैं ये अलग मैटर है, आप लोग भैया तेज आदमी है, आप लोग हमसे भी बहुत विद्वान आदमी है, इसीलिए समझ में आ रहा है आपको। देखिए हम तो एक जनरल सा आदमी है, सामान्य सा आदमी है, आप लोग हमारी बात को बढ़िया से समझ रहे हैं, ये आपकी बड़प्पन है, आप लोग हमसे ज्यादा महान है, आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दे रही है हमको। देखिए अभी दुर्गा जी का दिन है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, फिर इसी पर ना गाना लगा देते हैं, है ना? मुस्की वाला गाना लगाए कि नहीं बनाए हैं? हमारे राजा जी के मुस्की, वाह हंस रहा है बस। अब देखिए समांग मिश्रण में वैसा मिश्रण जिसमें, देखिए इसको बता देते हैं, वैसा मिश्रण, और वैसे मत करो, जिसमें पदार्थ, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ हर जगह समान रूप से मौजूद हो, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ हर जगह समान रूप से मौजूद हो, समान रूप से मौजूद हो, क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण, जिसमें पदार्थ जो है घुलने वाला या माने जो भी मिलाने वाला हर जगह समान रूप से मिला हुआ हो। हर जगह कैसे मिला हुआ है? समान रूप से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग शरबत ले लें तो कोई दिक्कत है? शरबत, चीनी, पानी, या नींबू पानी पिए हैं आप लोग? नींबू पानी अगर बढ़िया से अगर बना दिया जाए
और बढ़िया से घोल दिया जाए तो ऊपर नीचे किसी भी अंश को पीजिएगा वह आपका स्वाद में एक जैसा आपका रहेगा। अगर आप बताइए हमको पानी में दूध मिला दीजिए या दूध में पानी मिला दीजिए, पता चलता है? ए क्या कर रहा है? अब ज्यादा उत्साहित भी मत होइए। दूध और पानी को मिला दीजिए, ध्यान से बैठिए, ध्यान से सुनिए। दूध और पानी को भी मिला दीजिए तो उसको भी क्या क्या चीज का उदाहरण हो जाएगा? समांगी मिश्रण का उदाहरण। उसको भी आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कहां पे पानी है कहां पे दूध है, समझे कि नहीं? सब जगह एक समान मिल जाता है। दूसरी बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, पीतल देखे हैं? पीतल, लेकिन कहीं भी 118 तत्वों में पीतल पढ़ाए हैं? नहीं। पीतल बनता है किस चीज से? पिताजी से। समझ में आई बात? अरे पीतल किससे बनता है? पिताजी। ले ये क्या सर बता रहे हैं? तो हाँ ठीक बता रहे हैं। पी से पीतल, तो पीतल किससे बनता है? ता से तांबा और जी से जिंक। ये दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पीतल। तांबा और जिंक को आपस में, अरे ता से तांबा और जी से जिंक, ये दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पीतल। तो पीतल का निर्माण कैसे होता है? पिताजी से। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? तो आप अगर पीतल कहिएगा तो पीतल में भी क्या है? जो तांबा और जिंक जो मिला हुआ रहता है, तो आप नहीं बता सकते कि किधर तांबा है किधर जिंक है, और उसको मिला दीजिएगा तो वह किस चीज का पात्र तैयार हो जाएगा? पीतल बनकर तैयार हो जाएगा। पीतल का बर्तन देखे है ना? आए तिलक हरू लोग क्या चीज का बर्तन ले जाता है? पीतल का ले जाता है ना? अतने दिन में अतना बर्तन। अब ज्यादा नहीं, आप लोग समझ गए? हाँ आप लोग बोल दिए, गीत पूरा कर दिए, ठीक है। या कांसा जो होता है, कांसा, आप नाम सुने होंगे कांसा। तो कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन से। कैसे बनता है? तांबा और टीन से। अगर कांसा की बात कीजिएगा तो तांबा और टीन से बनता है मिला करके, समझे कि नहीं? तो इन लोगों का जो मिश्रण है वह कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और ठीक इसका अपोजिट लिख दीजिएगा तो विसमांगी हो जाएगा। कहता है कि वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ हर जगह समान रूप से मौजूद हो तो समांगी, और समान रूप से मौजूद न हो तो विसमांगी। तो इसका लिख दीजिए कि वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ जिसमें पदार्थ हर जगह समान रूप से मौजूद न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विसमांगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विसमांगी। चूड़ा, चीनी, दही में मिला दीजिए क्या चीज? चूड़ा। सब जगह एक जगह नहीं रहेगा, सब अलग। दही में चीनी मिला देगा तो कहीं वाला खट्टा ज्यादा लगेगा, कहीं वाला मीठा ज्यादा लगेगा, नहीं एक जगह नहीं, मैंने एक जैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? विसमांगी। तो समांगी और विसमांगी आप लोग समझ में आया कितने बच्चों को? जिन बच्चों को समझ में आया बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको नहीं समझ में आया उसको और धन्यवाद। चलिए बस अब देखिए आगे। अब देख लीजिए आगे। अभी आप लोगों ने देखा मेरे भाई, देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा पदार्थ दो तरह के, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध में दो तत्व यौगिक सबकी परिभाषा जान गए, और शुद्ध भी में मिश्रण को पढ़ लिए। मिश्रण में भी समांगी और विसमांगी मिश्रण को आप लोगों ने पढ़ लिया। यहां तक की बातों को पढ़ लिया? समझ में आ रहा है? अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब जो तत्व है उस तत्व को भी विभाजित किया गया है, तत्व को भी हम लोग बांटे हैं। तो जरा तत्वों के प्रकार को देख लेते हैं। तत्व किसे कहेंगे? तत्वों के प्रकार को समझ लेते हैं। हाँ तो देखिए ध्यान से, तत्व देखिए, तत्व जो है मेरे भाई इसको 3 भागों में बांटा गया है। जितना 118 को जो तत्व लिखे हैं और विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा इसमें पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा हाईलाइटेड करेंगे, और उसके बाद जब तत्वों का वर्गीकरण एक चैप्टर का नाम है, समझे कि नहीं, उसमें बहुत अच्छे से आपको लोगों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जितना आपको जानना चाहिए उतना बताया जा रहा है। तत्व को 3 भागों में
हम लोग बांटते हैं। इसी तत्व में आप देखिएगा कि एक धातु होता है। क्या होता है? धातु। एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? तत्व का अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा विस्तार से हम लोग हल्का सा पढ़ रहे हैं, समझेंगे नहीं? तो सबसे पहले तत्व को हमने कितना भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु, तीसरा हो गया उपधातु। समझ में आ गई बात? देखिए धातु क्या है, धातु के अंतर्गत में कौन कौन से चीज आएंगे, समझे कि नहीं? और अधातु में कौन कौन से लोग आएंगे, उपधातु में। इसको बहुत अच्छे से हम आपको बता देंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है। तत्वों का वर्गीकरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सारे चीजों को हम लोग बता देंगे। आप इसमें समझिए इस बात को कि धातु किसे कहेंगे। देखिए जो भी धातु के श्रेणी में आएंगे, जो जो तत्व धातु की श्रेणी में आएंगे उनको धातु कहेंगे। जो जो तत्व अधातु में होंगे, जो धातु के गुण को नहीं समझ पाएंगे, वो अधातु में चले आएंगे। या कभी कभी देखिएगा कि कुछ ऐसा भी तत्व होगा कि जो कुछ धातु जैसन भी होगा गुण, और कुछ गुण उसका अधातु की भी तरह होगा, माने जो दोनों के गुणों को रखता हो। धातु के भी गुण रख है उसमें और अधातु का भी गुण है। तो जब दोनों गुण उसमें शामिल हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु। देखिए आप याद रखिए, धातु जो होते हैं, देखिए ध्यान से, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है यार। जैसे आप सोना को देखिए, विशेष प्रकार की चमक है कि नहीं है? आप अलगही से बता देंगे, लगता है कि सोना है क्या यार, ये तो लगा चांदी है। हो तो आप क्यों बता पा रहे हैं कि यह चांदी है? आप कैसे समझ पा रहे हैं कि यह जो है से सोना है? आप कैसे समझ पा रहे हैं कि यह लोहा है? आपने कैसे समझ लिया कि यह एल्युमिनियम है? आपने इस तार को देख करके कैसे समझ लिया कि यह एकदम फर्स्ट क्लास का जस्ता का तार है? आपने कैसे समझ लिया कि एकदम कॉपर का तार है यार, एकदम कॉपर वायर है इसमें? कैसे आप समझ लेते हैं? पहला उसका गुण है कि आप उसको देख करके, आप उसकी चमक को देख करके पता लगाते हैं, है ना, कि भैया यह जो है चमकता, माने इसमें एक विशेष प्रकार की चमक है ना, यह एकदम अलग टाइप का दिख रहा है। उसकी चमक के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि यह धातु है। तो आपसे कहा जाएगा तो आप पहला बात यही बताइएगा कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। धातुओं में एक विशेष प्रकार की, एकदम यहां से एकदम नजर मत हटाइए, दिमाग मत हटाइए, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। चमक होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और उसके आधार पर हम लोग उसको समझते हैं कि यह धातु है। यानी कहें तो धातु जो है से चमकता है, चमकीला होता है। अधातु आपको चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। यह चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, यह चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अच्छा देखिए, कार्बन जो है से अधातु है, तो कोयलवा कहीं चमकते हुए देखे हैं? नहीं सर। बोले न रहे हैं? नहीं सर। कोयलवा चमको करते कैसा लगती? करिए रहते, भैंसी नहीं रहती है, भैंसो भैंसी नहीं रहता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिए। दूसरी बात को समझ लीजिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो धातुओं में कैसा होता है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है। देखिए आपको बताते हैं, एक अपवाद हम आपको बताते हैं। जैसे आप ग्रेफाइट को देखिए ध्यान से, किसको देखिएगा? ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दो चीजों को आप देखिए। ये है अधातु, ये है क्या चीज? अधातु, लेकिन चमकता है कैसा? धातु की तरह। इसलिए इसको अपवाद में यहां लिख देते हैं
अपवाद में क्या लिख देते हैं, ग्रेफाइट, और क्या चीज लिख देते हैं, ग्रेफाइट कार्बने का एक रूप है, कोयलवे का एक रूप है, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों क्या हैं तो भैया अधातु। देखिए अधातु में लिखे हैं तो अधातुए है, लेकिन हमको इसको अपवाद में क्यों लिखना पड़ा, अधातु होते हुए भी ये धातु की तरह चमकते हैं, समझे कि नहीं, अधातु होते हुए भी कैसे चमकते हैं, धातु की तरह। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए, जितने भी धातु होंगे, जितने भी धातु होंगे, धातुएं तन्य होती हैं। क्या होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या होता है, देखिए तन्य का मतलब होता है कि अगर उसको आप खींचें, अगर आप उसको खींचिएगा तो वह जल्दी नहीं टूटेगा, कुछ दूर तक खींचा जाएगा। इसीलिए तो आपको देखिएगा जस्ता का, कॉपर का तार बनाया जाता है घिंच घिंच करके, आभूषण सोना के बनाए जाते हैं घिंच करके, है ना, उसका जो है से पतला कर करके। समझ में आ रही है बात? तो याद रखें, जितने भी धातु होंगे, धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि खींचने के बाद वह टूटेगा नहीं। बहुत ज्यादा खींचेगा तब भले टूटेगा, लेकिन बहुत ज्यादा खींचने पर भले टूट सकता है, लेकिन कुछ दूर तक वो खींचा जा सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि धातुएं क्या है, तन्य होती हैं। अच्छा एक वो चीज बताइए, शीशा पीबी पढ़ाए हैं ना, शीशा को खींचे तो खींचा जाएगा क्या, क्या होगा, टूट जाएगा। कोयलवा को खींचिए तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। एल्युमिनियम को खींचिए तो घिंचाएगा, घिंचा जाएगा, तबे ना एल्युमिनियम के तार लगल रहता है, घिंचाही की वजह से ना। लोहों को खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, घिंचा जाएगा। गर्मी के दिन में लोहा की जो पटरी होती है वह बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है ना, काहे कि गर्मी में लोहा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, सट जाएगा, फिर थोड़ा देर के बाद नहीं खाली रखिएगा तो टेढ़ा हो जाएगा। क्या है भाई, तो तनाता है, खिंचाता है। समझ में आ रही है बात ना। तो धातुओं का एक गुण है कि धातुएं तन्य होती हैं और अधातु तन्य नहीं होती है। ये तन्य नहीं होती है, ये तन्य नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है सबों को? अब जैसे धातु के बारे में अगली बात समझ लीजिए, इसमें एक और गुण पाया जाता है, ये इनमें अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। क्या चीज का गुण पाया जाता है, अघात वर्धनीयता का। यानी कि हम कह सकते हैं कि धातुएं अघात वर्धनीयता का गुण रखते हैं, अघात वर्धनीयता का गुण रखते हैं। अब ये समझ लिया कि सर अघात वर्धनीयता का मतलब क्या होगा। आघात के मतलब कि उसको पीटिए, आघात कीजिए उस पर, आघात करने के लिए आप हथौड़ी रखिए, आघात कीजिए माने उसको पीटिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण रखते हैं। इसका मतलब हो गया कि धातुओं को अगर पीटिएगा तो वह चूर चूर नहीं होगा, वह चूर चूर नहीं होगा, बल्कि चदरा के समान फैलते जाएगा। चदरा के समान कैसे होगा, फैलते जाएगा। अर्थात धातुओं को पीटने पर, धातुओं को पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं, चूर चूर नहीं होते हैं, बल्कि चदरे के समान फैलते जाते हैं। इसीलिए धातुओं के चदरे बनाए जाते हैं, है ना। उनका जो है से गहना बनाया जाता है, क्योंकि हथौड़ी से पीट करके सोना को आप देखते हैं फैलाया जाता है, उस चांदी को पीट करके आकृति दी जाती है। अगर वो टूट जाता तो क्या आभूषण चांदी सोना का बन पाता? आप देखिएगा कि तार उर, कभी कभी मोटा वाला तार लीजिएगा तांबा उम्बा का, है ना, कॉपर का, तो उसको देखिएगा आप उसको पीट करके क्या करते हैं, किसी चीज में अगर उसको समाना होता है तो उसको नुकीला बनाते हैं या उसको माने थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। तो पीटने पर अगर चूर चूर होता था, क्या उसका चौड़ाई बन सकता था?
आप टीना देखिए, टीना धातु है ना जी, उसको पीट करके अगर हम लोग क्या बनाते हैं, चदरा बना देते हैं। टीना को पीट करके क्या बना देते हैं, तो उसका जो है से है ना, कोई चीज रखने के लिए बाल्टी वगैरह बना लेते हैं, या कह सकते हैं कि उसको पीट पाट करके हम लोग तेल रखने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, पात्र बना लेते हैं। तो कैसे बना लेते हैं, चूंकि धातुओं को पीटने पर वह चूर चूर नहीं होते हैं, बल्कि वो फैलते जाते हैं। तो इसलिए धातुओं को कह सकते हैं कि यह आघात वर्धनीय होते हैं। धातु कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं। लेकिन वही शीशवा को जरा सा टन से हथौड़िया से मारिए तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। करा कि यस सर, शीशवा के मारेंगे तो फैल जाएगा। तू चश्मा जो बड़का पहन ले है और पर एक हथौड़ी कोई दे देगा तू पसर जाएगा। करा यस सर कहता है, करा यस सर रे, केकर ध्यान नानी घर है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जोर से बोलिए। आप कोयलवा पर क्या कीजिए, आप कोयला को ले लीजिए, एक हथौड़ी हड़ाक से दीजिए तो पूरा फैल जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आप लोहवा पर मारिए तो एक हथौड़ी टूट जाएगा। आप एल्युमिनिया का तार ले लीजिए, ओकरा पर एक हथौड़ी दीजिए, टूट जाएगा, चपटा हो जाएगा, है कि नहीं, कैसा हो जाएगा, चपटा। तो इसीलिए इसमें धातुओं में एक गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता का। तो आपसे कोई पूछेगा धातु कैसे होते हैं, तो आघात वर्धनीय होते हैं। और यहां की बात कीजिएगा तो अधातु, अधातु कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। अर्थात अर्थात पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। आ गया समझ में। धातु धातु में एक तरह से गुण भी पढ़ रहे हैं, और अंतरों लिखने के लिए आएगा तो आप लिख दीजिएगा। ये सब क्या है, इसको गुण भी कह सकते हैं या अंतर भी कह सकते हैं। आपको अंतर लिखने के लिए देंगे तभी यही लिखना है, गुण भी लिखने के लिए देंगे तभी यही लिखना है। सुनाई दे रहा है। तो धातु में क्या होती है, आघात वर्धनीय। धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, जबकि अधातु, बोलिए मत, अधातु क्या होता है, आघात वर्धनीय नहीं होता है। अब देखिए इसका एक और महत्वपूर्ण गुण, पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, अब देख लीजिए इसका चौथा गुण। धातु जो होगा ना, धातु विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या, करंट जिससे प्रवाहित हो, जिससे क्या हो, करंट प्रवाहित हो। तो जितना भी धातु है उसमें अगर करंट जोड़ के देखिए तो उसमें भी करंट आ जाएगा। अन्ना विश्वास है ना बाबू, तो एगो रड ले आओ और जाके मेन लाइनवा में सटा के देखना, ट्रांसफार्मरवा में, ठीक है ना। सर जी हम लोग आज पढ़ाए थे कि धातु विद्युत का सुचालक है, नहीं, हम जब तक होगा नहीं तब तक नहीं मानेंगे। तो रड ले लीजिएगा और रड लेकर के ट्रांसफार्मर में सटाइएगा, आहा मजा आएगा। क्या होगा, लाइन मार देगा। इसका मतलब कि धारा, विद्युत धारा बहा ना उसमें जी, करंट बहा ना। अब आपके आपके भी बॉडी से करंट अगर बह रहा था, आप भी धातुएं हैं समझे कि नहीं। अच्छा ये कोई चीज बताइए, बहुत अच्छा से बताइएगा हमको, ध्यान से समझिएगा। ये प्लास्टिक को हम तार जोड़ दें पट्टी से, तो करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, बहेगा नहीं बहेगा, नहीं बहेगा। लेकिन जहाँ पे लोहा जोड़ दीजिए, अल्युमिनियम जोड़ दीजिए, जस्ता जोड़ दीजिए, कॉपर जोड़ दीजिए, तो करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो धातु में विद्युत का क्या होता है, सुचालक, और अधातु क्या होता है विद्युत का, कुचालक। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। कुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, कुचालक। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट वास्तव में क्या है? अधातु। ग्रेफाइट वास्तव में क्या है? अधातु। लेकिन करंट जोड़िएगा तक दे देगा करंट। क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखे कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो क्या काम कीजिए। पेंसिल आपके पास है? अगलो मुँह छील लीजिए, पिछलो मुँह छील लीजिए, और दोनों में तार बांध दीजिए। अब बॉल जला के देखिए, देखिए जला के, जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा। लेकिन वो है था क्या चीज? आपका पेंसिलवा जो है अधातु है, लेकिन फिर भी करंट जलेगा। इसीलिए इसको अपवाद में लिखे हैं कि भैया ये ग्रेफाइट है अधातु, इसमें से करंट ना निकलना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसमें से करंट निकल रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे अपवाद लिखे हैं, अपवाद में है ये। लेकिन ये काम कीजिए, कोयला ले लीजिए, कोयला कोयला, और ओकरा में पट्टी से ऊपट्टी से करंट जोड़ दीजिए, जाएगा क्या करंट? जाएगा? लकड़ी ले लीजिए, ई पट्टी जोड़ दीजिए, जाएगा? यही कलमिया में पट्टी जोड़ देंगे, जाएगा? लेकिन आप थोड़ा सा रड ले लीजिए, एक ई पट्टी लोहा का रड ले लीजिए, ई पट्टी जोड़ दीजिए, क्या होगा यार? बोलिए क्या होगा? मारेगा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत का सुचालक। आ गया समझ में? सीधा बढ़ जाइए, सीधा बढ़ जाइए। तो आपसे पूछा जाएगा कि धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक। और अधातु क्या होता है? एक ऐसा धातु का नाम बताइए, अधातु का नाम बताइए जो सुचालक हो। जोर से बोलिए। ग्रेफाइट। बोल भी नहीं करता है। एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक हो। एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो चमकता हो। ग्रेफाइट, आयोडीन, कुछ भी बोल सकते हैं। सबका लगता है कि सांप सूंघ गया, क्या मार दे देंगे 4 लपड़ ठीक हो जाएगा। यहां हम तमाशा करने के लिए नहीं बुलाए हैं। जितना पढ़ा रहे हैं उतना सुनिए और उसका जवाब देने के लिए सीखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो गेट आउट होइए बाहर, बाहर में आपको पढ़ाएंगे अलग से। सुनाई दिया? अब आता है तो जो नहीं आता है या आता है आपको जो दिमाग में बनता है जोर से बोलिए ताकि हमको सुनाई दे। आप विद्वान रहते तो यहां आने की जरूरत नहीं थी। आप कमजोर हैं तभी यहां आ रहे हैं। तो आप हमको सही बताने के फिर में मत रहिए। जो बुझाता है उसको जवाब दीजिए। बता चुके हैं पहले ही हम। दिमाग खराब किया हुआ है। ये हो गया, समझ में आ गई बात। एक और गुण देख लीजिए इसका, 5वां गुण। धातुओं में एक अलग प्रकार की ध्वनि होती है। धातुओं में एक अलग प्रकार की ध्वनि होती है। उस ध्वनि को हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। तो लिखेंगे धातुओं में एक अलग प्रकार की ध्वनि माने साउंड, ध्वनि होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे आपके यहां स्कूलों में घंटी बजती है तो देखिएगा उसमें से आवाज निकलेगा, टन टन की आवाज निकलता है। कैसा आवाज निकलता है? टन टन की। लेकिन उसके अलावा आप किसी भी धातु को छोड़ करके अन्य चीजों को बजाइए तो उसमें से आवाज टन टन की नहीं आएगी। जो टन टन खन खन की आवाज आ रही है कि नहीं? जैसे आपका देखिएगा सिक्का वगैरह जब गिरता है तो खन खन की आवाज आती है। पायल जो चांदी का होता है एकदम चन चन की आवाज आती है। आप घंटी देखिएगा तो टन टन की आवाज आती है। आप देखिएगा मंदिरों में जो घंटी बजती है, धातु की घंटी जो लगी रहती है, टन टन की आवाज आती है। लेकिन अगर अधातु में आप देखिएगा तो अधातुओं में किसी भी प्रकार की इस तरह की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगा। ये धातु की पहचान है। तो इसमें लिखेंगे इसमें कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है। विशेष ध्वनि नहीं होती है। ध्वनि नहीं होती है। जैसे अगर आप लकड़ी को ठोकिए तो कोई ध्वनि निकलेगा क्या? निकलेगा खट खट की आवाज आएगी, है ना? आपको टन टन खन खन छन छन की आवाज नहीं आएगी। तो इस तरह की आवाज किससे निकल सकती है? धातु से। ये धातुओं का गुण है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। उस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं।
यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? चलिए अब ध्यान से समझिएगा जरा सा। अभी देख लीजिए, इसमें आपसे कोई पूछेगा कि धातु और धातु में अंतर बताइए, तो आप फटफट बता दीजिएगा कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातुओं में नहीं होती है। धातु जो होते हैं, है ना, वो तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं। धातु जो होते हैं वो आघातवर्धनीय होते हैं, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। धातु विद्युत का सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं। धातुओं में एक अलग प्रकार की विशेष ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। अधातुओं में इस प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करेगा तो ये देखिएगा, एग्जाम्पल में आप लोग कह सकते हैं लोहा, सोना, चांदी, समझे कि नहीं, टीन, ये सब क्या है? धातु हैं। या जिसमें यम लगा हुआ है, जिसमें क्या लगा हुआ हो? यम। जिसमें क्या लगा हुआ हो? यम। एल्युमिनियम, बोलिए, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जिसमें भी यम लगा हुआ है सब के सब क्या है? धातु हैं। सब के सब क्या है? धातु हैं। और इसमें देखिएगा, इसमें क्या है? जितना तरह के गैस है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, जितना भी है, जितना गैस है सब के सब क्या है? अधातु है। देखिए ना भाई, आपको हम बता रहे हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, और क्या बोल सकते हैं, जितना भी गैस का नाम है तो बताइए, हाइड्रोजन, सब के सब क्या है? अधातु है। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको धातु भी पकड़ में आ जाएगा, अधातु भी पकड़ में आ जाएगा, है कि नहीं, और उपधातु को भी आप लोग को पढ़ा देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी यही समझ लीजिएगा। इसमें क्या है? लोहा है, सोना है कि नहीं, चांदी है, टीन है, यम लगा है तो एल्युमिनियम है ना, और क्या बताया था? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। यही सब जो है आप लोगों का रहेगा। समझ में आ गई बात? yes, sir। अब देखिए, उपधातु किसे कहेंगे? तो भैया जो कुछ गुण धातु का भी रखे और कुछ गुण किसका रखे? अधातु का भी। उसमें से धातु का भी गुण दिखाई दे रहा हो, अधातु का, यानी कि दोनों का गुण जिसमें समाहित हो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? है ना, उपधातु। दोनों का गुण जिसमें हो उसको क्या कहेंगे? उपधातु। उपधातु का इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किया जाता है, जैसे सिम वगैरह आता है ना, जो पीला पीला बोलबे नहीं करता है, सिम देखे हैं? सिम, और जब मोबाइल में सिमवा डालते हैं जी आप लोग, या चिप्स वगैरह देखे हैं? चिप्स, तो उसमें जो पीला पीला देखे हैं वो सब क्या है? अधातु है। सिलिकॉन, क्या है? सिलिकॉन, क्या है? सिलिकॉन। जर्मेनियम, क्या चीज? जर्मेनियम। या आप देखते होंगे आर्सेनिक का नाम सुने होंगे, आर्सेनिक, ये सब क्या है? उपधातु हैं। क्या चीज है? आर्सेनिक। बोरोन आपका क्या है? ये है ना, उपधातु है। इसमें दोनों का गुण है, कुछ गुण धातु का भी है, कुछ गुण उपधातु का है। जैसे धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। इसको क्या बोलेंगे? जैसे देखिए, एगो ऐसे खूब गोरा है, एगो खूब करिया है। खूब गोरा के मतलब अंग्रेज, खूब करिया के मतलब वेस्ट इंडीज, है कि नहीं? खूब करिया। लेकिन हम लोग न बहुते गोरा हैं और न बहुते करिया हैं, न हम लोग वेस्ट इंडीज हैं और न हम लोग ब्रिटेन हैं, हम लोग इंडियन हैं एकदम। न इसको हम लोग अपने वाले चेहरा को कह सकते हैं कि सांवला है, करिया भी नहीं कह सकते। करिया है तो आपका वेस्ट इंडीज लगते हैं या साउथ अफ्रीका वाला जैसे लगते हैं क्या? साउथ अफ्रीका में किसके बीच में लड़ाई होती है? गोरा और काला के बीच में, पढ़ाए हैं ना? yes, तो वहां विभेद माना जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ जाति में लड़ाई चलती है ना, जातिगत लड़ाई चलती है बिहार में, तो वहां जो दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई चलती है वो जातिगत नहीं चलती है, वहां काला और गोरा की लड़ाई चलती है। एक गोर है तो खूब गोर है, एकदम अंग्रेज के जैसा, एकदम मारिए एक चटक लाल हो जाएगा। एगो करिया है, मार के पिटियो दीजिएगा तो करिए रहेगा, है कि नहीं? अब बिचवा में क्या है? न ज्यादा गोरा न ज्यादा काला, हम लोग हैं सांवला। जौन बात संवर का में वो गोर का कही, है कि नहीं? तो भैया हम लोग सांवले हैं,
हम लोग कैसे हैं? सांवले। तो भैया धातु में विशेष प्रकार की चमक है और धातु में विशेष प्रकार की चमक ना है, और उप धातु में चमक बीच बीचवा में है। समझ में आ गई बात? धातु में तन है, खींचने पर तनाएगा, ये एकदम नहीं तनाएगा, ये कहेगा कि तनी सुन तान के छोड़ दो। बीच बिचवा वाला गुण है। समझ में आ रही बात? ये पिटने पर चूर चूर हो जाएगा, नहीं होगा। ये पिटने पर चूर चूर हो जाएगा, इसको दो चार हथौड़ी दीजिएगा तब चूर चूर होगा। कुछ देरी तक चपटा होगा लेकिन तब जाके टूटेगा। माने दोनों का गुण इसमें समाहित हो। और वैसे में आपका एग्जाम्पल में क्या दे दिया है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो उस सब में जो चिप्स वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक सामान में उप धातु का प्रयोग कस के होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इस सब का। समझ में आ रही बात है? तो इतना तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मेरा धातु और धातु और उप धातु यानी कि जो तत्वों को हमने 3 भाग में बांट करके पढ़ा, वो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब देख लीजिए आगे। अब एक क्वेश्चन आएगा, मिश्रण और यौगिक में अंतर। क्या आएगा? मिश्रण और यौगिक में अंतर। भैया हम तो पढ़ाइए दिए हैं मिश्रण यौगिक में अंतर। क्या आएगा अंतर में? मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण बोले तो मिक्सचर, यौगिक बोले तो कंपाउंड। ये दोनों में हम लोग को डिफरेंस देख लेना है। क्या देख लेना है? डिफरेंस। ये तो पहले ही अशुद्ध है, ये शुद्ध है कि नहीं? ये गंगा नहले है, गंगा न नहले है कि नहीं? तो एक साइड में लिखिए मिश्रण, एक साइड में लिखिए यौगिक। यौगिक बोले तो कंपाउंड और मिश्रण बोले तो मिक्सचर, है ना? तो पहले ही ना परिभाषा बताए हैं, हो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। पहला अंतर हो गया, बोल में नहीं करता है। पहला हो गया। और यौगिक का जल्दी से बोल, जल्दी। दो या दो से अधिक तत्वों को, पदार्थ में तो बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन यौगिक का निर्माण होता है किस चीज से? तत्व से। दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। पहला अंतर लिखा जाएगा, निर्माण होता है। हो गया पहला अंतर। पहला अंतर तो आप लोग लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दूसरा अंतर देख लीजिए। पहला अंतर हो गया, दूसरा अंतर देख लीजिए। मिश्रण में हमने कहा था ना कि उसमें से कोई आपको नया टाइप का पदार्थ नहीं बनेगा। जो जो पदार्थ मिलाइएगा वही पदार्थ बड़ी संख्या में भले हो जाएगा, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन आप बताइए, यौगिक में तो बन रहा था गैस, जल, लिक्विड बना था कि नहीं बना था? हम 2 गैस लिए थे, एगो जलने वाला, एगो जलाने वाला, और एक हो गया क्या चीज? बुझाने वाला। जल बुझाने का काम करता है ना। तो नया पदार्थ बना था कि नहीं बना था?
तो इसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरा अंतर हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? अब जरा तीसरा अंतर समझिए। तीसरा अंतर समझिए, मिश्रण जो होता है वह अपने गुण को नहीं छोड़ता है। जैसे अगर कोई चीज का मिश्रण ले लीजिएगा तो जिसको लीजिएगा उसी का गुण निकलेगा, लेकिन यह अपने गुण को बदल देता है। लीजिएगा गैस, हो जाएगा लिक्विड। लीजिएगा जलने वाला, जलाने वाला, अब बन जाएगा बुझाने वाला। समझे कि नहीं? तो इसमें नया तो बनबे करता है, साथ ही गुण भी नया हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण भी नया हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि मिश्रण में मूल गुण मौजूद होता है। मिश्रण में क्या होता है? मूल गुण मौजूद होता है। मिश्रण में मूल गुण मौजूद होता है, लेकिन इसमें हम लोग गैस को मिलाएंगे, गैस को, तो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। मूल गुण अपना समाप्त हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें मूल गुण मौजूद नहीं होते हैं। इसमें मूल गुण मौजूद नहीं होते हैं। मौजूद नहीं होते हैं। क्या वो गुण हो गया हो? 3। एक और देख लीजिए। देखिए, मिश्रण को आप भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि जिसको आप देख रहे हो, हाथों से निकाल दे सकते हैं, या किसी अन्य विधियों के माध्यम से, भौतिक कोई भी विधि से आप उसको अलग कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपको यौगिक को निकालने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। यह कैसा है? यह कैसा माने विधि है? यह रासायनिक विधि है। यह कैसा विधि है? रासायनिक। समझे कि नहीं? लेकिन अगर आप लोहा को और चीनी को मिला दीजिए एक में, तो लोहा को हाथों से चुन नहीं सकते हैं क्या? लोहा को चुन के हाथ से हटा दीजिए, बात की बच गया से क्या बच गया? चीनी बच गया। बचा कि नहीं बचा? तो ये सब क्या है? ये सब भौतिक गुण है, लेकिन उसको रासायनिक अभिक्रिया करा करके अलग करना पड़ेगा। अभिक्रिया करा करके नए गुण बनाने पड़ेंगे, तो उसमें रासायनिक गुण चलता है। तो इसको इस भी लिख सकते हैं कि मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है और यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा, यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस बात को समझने का और प्रयास कीजिए। किसी का भी भौतिक गुण देख करके आप बता सकते हैं। जैसे आप सांवला है, नाकें ऊंची हुई उठी हुई हैं, एक आंख से अंधर है ना, दोनों आंख से सही है, भौं तनी बढ़िया है, कान तनी ठीक है ना, दांत थोड़ा सा बढ़िया है। जो आप देख करके बताते हैं वह उसका भौतिक गुण है। लेकिन रासायनिक गुण एक आध महीना रहला के बाद पता चलेगा, अरे बाप रे बाप, तो लड़ाकिन है, एक तो मिर्गी आता है, का भाई तो इसका जो है से अंदर से खोखला है, इसमें कुछ नहीं है, रोगिया है। ये आप ऊपर से देख करके किसी को रोगी बता सकते हैं? जोर से बोलिए। कोई लड़ाकिन है कि सीधा है कि निमन है, इसको आप किसी को देख के बता सकते हैं? किसी बच्चा को आप बिना मैंने देख करके ये बता सकते हैं कि यह बच्चा पढ़ने में तेज है कि भोंद है? तेज और भोंद के लिए उसको टेस्ट लेना पड़ेगा। जो टेस्ट ले रहे हैं रासायनिक गुण है, लेकिन जो देख के बता रहे हैं वह उसका भौतिक गुण है। कितने बच्चे समझ गए? समझे कि नहीं? लड़की देखने जाते हैं तो आप उसका भौतिक गुण जानते हैं कि रासायनिक गुण? भौतिक गुण। दतिया इसे चिहार रही है, ये बड़े बड़े है, लेकिन है ना, आप क्या करें? देखिए ना, आंखें से बड़े बड़े है, कहते हैं कि नहीं, नाक एकदम बैठल है जी, नेपाली जैसा। तो ये जो जितना भी आप चीज देख रहे हैं, ये सब आप भौतिक गुण देख करके बता रहे हैं। लेकिन ये हो कुछ दिन के बाद पता चलता है रासायनिक गुण बड़ी एकदम खोरचाह है, कुछ दिन के बाद पता चलेगा ना जी,
शादी तो कैलिबो लड़कियां तो सामने है, कोई बात ना है, लेकिन गुण से भरल है। इतना तेल लगाती है सास के कि मत कहिए। अब पढ़ू में बहुत तेज है, तो ये तुरंत तो पता नहीं, देख तो पता नहीं चला, ये देखो तो पता नहीं चला, ये कुछ दिन रह करके पता चला, है कि नहीं? तो जो कुछ देर के बाद, जो आंखों से दिखाई न दे, जिसको करने में कुछ वक्त लगे, रासायनिक गुण, और जिसको देख करके आप अनुमान लगा सकें, वह उसका भौतिक गुण। समझ में आ गई बात? ये भी टॉपिक यहीं पे समाप्त। अब जरा सा देख लीजिए, अब जरा सा देख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कैसे। मिश्रण में हम लोग देख रहे थे, मिश्रण में हम लोग पढ़ाए थे समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी में आप लोग क्या देख रहे थे? मिश्रण में क्या देखे? दो प्रकार के मिश्रण देखे, एक समांगी और एक विसमांगी। समांगी वैसे कहेंगे जिसकी मिलावट हर जगह एक समान हो जाए, और जिसकी मिलावट हर जगह एक समान न हो उसको क्या कहेंगे? विसमांगी। विसमांगी, तो विसमांगी को तो सब समझिए गए हैं, समांगी थोड़ा सा और समझ लीजिए बढ़िया से। समांगी मिश्रण को ही असल में अगर वह घुला हुआ चीज के लिए हम लोग ले, तो असल में उसको हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। विलयन माने जो घुला, माने दो तीन पदार्थ आपस में मिलकर के घुल जाए, उसी को ना विलयन कहते हैं। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा समांगी मिश्रण को। जितना बात पढ़ाए हैं सब समझ में आ गया? अब देख लीजिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को ही रियल विलयन बोला जाता है, वास्तविक विलयन बोला जाता है। वास्तविक विलयन, विलयन आप समझ सकते हैं, विलयन मीन्स क्या चीज। अब जैसे देखिए, किसी भी विलयन में दो चीज होते हैं। किसी भी विलयन में कितने चीज होते हैं? दो चीज। काहे डिस्टर्ब कर रहा है वो अच्छा लड़का जी? तुम अलग हो ना जी? हाँ, तुम भी अलग हो जी सौरभ। किसी भी विलयन में दो चीज आपको मिलेगा। आप जब शरबत बनाने चलते हो, ध्यान से समझिएगा, आप जब शरबत बनाने चलते हो तो शरबत बनाने के लिए क्या लेते हैं? चीनी, और क्या लेते हैं? पानी। दो चीज लेते हैं, दो चीज लेते हैं, चीनी और पानी। उसको क्या करते हैं? मिलाते हैं। जो मिला करके तैयार कर लिए उसी को क्या कहेंगे? विलयन। उसको क्या कहेंगे? विलयन। जो शरबत बन गया वो क्या है? विलयन है। तो विलयन में कितना चीज? दो चीज। विलयन में कितना चीज? दो चीज। एक था चीनी। चीनी क्या हुआ? चीनी घुल गया। चीनी क्या हो गया? विलय हो गया, घुल गया। तो उसमें एक पदार्थ है विलय। विलय किसको कहेंगे? जो घुल जाए। विलय किसको कहेंगे? जो जाके घुल जाए, विलय हो जाए। विलय जो जाके बिला जाए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए, नहीं कर रहा है। जो किसी चीज में जाकर के विलय हो जाए तो उसको कहेंगे विलय। अब बताइए, पानी और चीनी में विलय कौन है? चीनी। आज जो विलय को विला दे वह कहलाएगा विलायक। वह क्या कहेगा? विलायक। तो किसी भी विलयन में विलय ज्यादा कि विलायक ज्यादा? विलायक ज्यादा। विलायक चीनी या पानी? अब विलय भाई जी इतना समझ रहे हैं, नहीं ढेर के नहीं बुझाता कि विलय क्या है और विलायक क्या है। आए विलय वो ध्यान में नहीं। अब तो नीमक विलय हुआ कि विलायक है? अब पानी आ रहा समझ में ना? तो विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? हमेशा विलायक की मात्रा हमेशा, और विलय की मात्रा हमेशा। तो विलयन को अगर हमने लिखा कि दो तरह के हैं, दो चीज पाए जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं प्रकार नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि विलयन में दो चीज होते हैं। कौन कौन? एक तो विलय होता है और एक विलय। घुलने वाले को, जो घुल, विलय को घुलने भी कह सकते हैं।
जो घुल जाए, घुलने वाले को विलय कहते हैं। समझ में आ गई बात? आज जो घुलाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। आ गया समझ में? अब आ गया समझ में? आज जब विलय और विलायक दोनों आपस में मिल गया तो इसी को क्या कहेंगे? विलयन। तो शरबत क्या है? चीनी क्या है? पानी क्या है? विलय के सामने अगर चीनी लिखे तो कोई दिक्कत है? विलायक के सामने पानी लिखे तो कोई दिक्कत है? और विलियन के सामने शरबत लिख दे तो कोई दिक्कत है? अब पूछा जाएगा कि विलियन में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ज्यादा मात्रा किसकी होगी? कम मात्रा किसकी होगी? वाह रे मेरे शेर, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आसान है कि हार्ड है? तो नहीं पूछना था अपन घरे जाकर के भाई बहन से, बता देगा तो हम जान जाए, है कि नहीं है? तब उसको आंसर दीजिएगा आप लोग। हाँ जी, तो कहेगा कह रहे तो नहीं कैसे पढ़ लिया रे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विलियन का परसेंटेज पूछ दिया, अब सांद्रता, विलियन की सांद्रता बताइए। तो ध्यान से समझिए, अगर आपको आ गया विलियन की सांद्रता निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए आ गया? विलियन की सांद्रता। तो अकबकाइए नहीं, जो घुलने वाला चीज है यानी कि जो विलय है से, अब बटा जो विलियन है से, जैसे कहने का मतलब है, बात समझिए, सांद्रता का मतलब परसेंटेज। क्या परसेंटेज? 500 में आपको 300 आ गया, 500 में कितना आ गया? 300। 500 था और कितना आ गया? 300 आपको नंबर आया। कै परसेंट नंबर आया? कितना सांद्रता हुआ? तो आप क्या करते हैं? 300 कितना में ले आए थे? 500 में, और में क्या करते हैं? 100 से आप फटाक से दुगुन से काट देते हैं, 5 छक्का 30। सर जी हमको 60% है सर। क्या परसेंट है सर? 60% है। तो बस वही चीज को समझ लेना है, विलय बटा विलियन। अरे भैया विलियन बोले तो क्या? विलय प्लस विलायक गुना 100, यही हो गया विलियन की सांद्रता। यही हो गया विलियन की सांद्रता। जैसे अगर क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो कैसे बनाइएगा समझिए। हम एगो दे रहे हैं, देखिए केमिस्ट्री में मैथ पढ़वा रहे हैं आपसे। अगर इस समझ में आ गया तो आपको केमिस्ट्री पूरा एकदम बुझा रहा है, और न समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको नहीं बुझा रहा है। 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुला है, तो विलियन की सांद्रता बताइए। विलियन की सांद्रता बताइए। भैया 90 ग्राम पानी है और 10 ग्राम चीनी है, तो विलियन कितना ग्राम हो गया? 100 ग्राम। समझ में आ गया? तो सीधा लिखिए, विलियन की सांद्रता बराबर क्या कहता है? विलय तो 10 ग्राम वाना होगा जी। विलियन तो 90 और 10 कितना? 100 गुना 100 कै परसेंट? 10%। समझ में आ गया? तो विलियन की अगर सांद्रता निकालने के लिए आ गया तो कितना बच्चा निकाल दीजिएगा? सब निकाल दीजिएगा? वाह वाह, बहुत अच्छा। तो हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया। अब जरा सा देख लेते हैं सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार। विलियन अभी पढ़े ना? विलियन में क्या चीज? कौन कौन? विलय कम मात्रा में कि ज्यादा मात्रा में? और विलायक
तो भैया सांद्रता पढ़े, तो सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं सर। और उसके बाद कण के आधार पर अगर विलयन का प्रकार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं सर। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। अब अगला टॉपिक देते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। तो बाबू रे एकदम बहुत आसानी से समझिए, नो डाउट। सांद्रता के आधार पर विलयन का 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। असंतृप्त माने भूखायल, संतृप्त नहीं हुआ हम तो यहाँ मिल जाता खल, कहीं पूरी बूंदिया तो मजा आ जाता खल। तो असंतृप्त है मैंने भूखायल है, समझे कि नहीं। एगो होता है संतृप्त, ना हो भर पेट खैली संतृप्त, मजा आ गलू भैया। एगो होता है अति संतृप्त। अति संतृप्त पेट भर गेल लेकिन उधर से फलना बाबू वालन से 2 पूरी आउ दे दिलन हुमाच के, पेटे में तो फूलते सांस न लेवल जाए थे रे बाप, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? अति संतृप्त। समझ में आया? सुनाई दे रहा है सबको? देखिए केमिस्ट्री को बच्चा की तरह पढ़िए मेरे भाई। केमिस्ट्री को आप मत पढ़िए कि बाप रे बाप रसायन शास्त्र है। अरे शास्त्र है तो यहाँ धनुष रखल है, हम खींच के दे देंगे 2-4 तीर, है कि नहीं। तो समझ में आ गया कि नहीं। असंतृप्त एकदम न संतृप्त, कहीं से मिल जाता ना पूरी बुंदिया के गंधा भी थे बाप, कहीं से 2 पूरी मिल जाता मैंने भूखायल है मैं चाहिए। असंतृप्त हाँ ठीक भरदम खैली हो, कहाँ कहियो भाई वाह कंपटीशन हो गलो कि के ज्यादा मिठाई खाई थे। एक तो पेट भर गल यार, आ दूसर का में 5 गो खखन में खा गल आओ। अब तो सांसिए लेने में न बने थे बाप, कहाँ करूं रे बाप, कभी इधर से सूती थे कभी इधर सूती थे, मने आवश्यकता से अधिक। समझ में आ गया? असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त का मतलब समझ में आ गया? तो देखिए अभी आप समझिए, विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। माने वो असंतृप्त अनसैचुरेटेड, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। असंतृप्त अनसैचुरेटेड, ठीक है। संतृप्त के मतलब सैचुरेटेड, ठीक। समझ में आ रही है बात? और अति संतृप्त का मतलब सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे इसको? सुपर सैचुरेटेड। हो गया? जब एक जगह सही लिख दे तो बाकी सब में समझिए ना यार। समझ में आ गया कि नहीं बात है? देखिए डॉक्टर जब बनता है आदमी तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी बनता है डॉक्टर, कोई ऐसे वैसे नहीं बनता। और डॉक्टर स्पेलिंग में भुला जाता है तो बेचारा अगर डॉक्टर गलती लिखेगा तो लगेगा क्या तो डॉक्टर साहब गलती लिख दिए। तो क्या करते हैं, अगला 2-3 लाइन सही लिखेंगे बाकी सब रगड़ देंगे, समझित रहो, है कि नहीं ना भाई। पढ़ा लिखा देखिए कैसे अंग्रेजिया के दम धर के बुकड़ के लिख देती, और बुकड़ के लिखे क्योंकि डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा हो कि इंग्लिश का हुआ है कि नहीं। डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि इसका अंग्रेजी में क्या लिखे, धर करके होता के बाद रगड़ दिया, समझित रहो अब, है कि नहीं। समझित रहो कि क्या वो लिख दिए। ज्यादा पूछे कि सर कौची लिखे हैं तो जाके दवाई दुकान से पूछे, दवाई दुकानिया वाला से पूछता है कि क्या लिखा हुआ है, तो दवाई दुकानिया वाला कहता है कि लिखा हुआ है ना कि डॉक्टर साहब तो लूट लिए, अब तुम भी लूट लो। बात समझ में आ गई ना। अब देख लीजिए असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, बहुत आसानी से समझ लीजिए, बहुत आसानी से। वैसा विलयन, वैसा विलयन को हम लोग असंतृप्त बोलेंगे, ध्यान से समझिए। वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें और विलय, वैसा विलयन
जिसमें और विलय, विलय माने जो घुलने वाला चीज है, सो समझ में आ रही होगी बात, मतलब चीनिया मैंने मतलब चीनी। तो वैसा विलयन जिसमें और विलय जाने पर घुल जाए, तो जो खाली जगह से ना घुल जाएगा जी। वैसा विलयन जिसमें और विलय जाने पर क्या हो जाए, जाने पर घुल जाए। जैसे खाली पानी ले लीजिए, ओकरा में चीनी है या नहीं है, तो चीनी डालिएगा तो ना घुल जाएगा। तो जिसमें और चीनी डालने पर घुल जाए, जिसमें और विलय डालने पर घुल जाए, उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त। क्या कहेंगे उसको, असंतृप्त। वैसा विलयन संतृप्त का होगा, इसी तो भरपेट ना हो गया इसका। संतृप्त का मतलब क्या, भर पेट, मैंने अब ना अटेगा हमको, मैंने अब हो गया काम भर, जिसमें विलय न घुले, जिसमें विलय न घुले, काम भर हो गया। तो वैसा विलयन जिसमें, वैसा विलयन जिसमें और विलय डालने पर, जिसमें और विलय डालने पर, और विलय डालने पर न घुले, और विलय डालने पर न घुले, कौन सा विलयन होगा, संतृप्त विलयन। मैंने पहले ही इसका घुल गया, अब न घुलाइए इसमें ज्यादा, काम भर हो गया इसका, तो उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। इसको क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अब देख लीजिए, वैसा विलयन वैसा विलयन, देखिए ध्यान से, वैसा विलयन जिसमें, दिखाई दे रहा है सबको, वैसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन किसको कहेंगे, जिसमें अब और ज्यादा घुलाने की जरूरत ना हो। तो वैसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से, संतृप्त विलयन से ज्यादा विलय, संतृप्त विलयन से ज्यादा विलय डालने पर, डालने पर, डालने पर किसी दूसरे विधि के द्वारा घुले, किसी दूसरे विधि के द्वारा घुले, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। जैसे आप देखिए, आप खाली पानी ले लीजिए, तो उसमें तो चीनी डालिए तो घुल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त। मैंने उसमें विलयन डालने की जरूरत है, लेकिन ऑलरेडी शरबत आपके पास है, अब उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है यार, लीजिए ना, पीजिए ना। लेकिन अब यहां क्या हुआ, पानी ले लिए और चीनी भी उतना ही बराबर ले लिया, अब घुला रहे हैं तो घुलिए नहीं, खरर खरर कर रहा है। तब देखते हैं हलवाई लोग को क्या करता है, से आग पर चढ़ाता है कड़ाही के, कड़हिया के किस पर चढ़ाता है, आग पर, आ एगो ले लेगा बड़का एकदम, क्या उसको छोलनी, और ऐसे ऐसे रगड़ित रहेगा, ऐसे ऐसे रगड़ रहा है, मार जैसे सट रहा है जैसे चिनिया ना, बस खर खर करके फिर रगड़ रहा है। अब बना रहा है सीरा, बना रहा है क्या चीज, सीरा। घुलने की ताकत नहीं है, उसको घुलाने के लिए आग पर रख रहा है, उसको घुलाने के लिए किस पर रख रहा है, आग पर। तो अन्य विधि के द्वारा जिसको घुलाया जा सके, मैंने सिंपली ढंग से ना घुले, आवश्यकता से अधिक उसमें विलय है, विलय का मतलब चीनी है कि नहीं, आवश्यकता से अधिक चीनी है ना। अब जो है सो उसको आग पर रह करके कर रहा है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, अति संतृप्त। तो जो चाशनी रहता है, जो सीरा रहता है मिठाई वाला, वह कैसा घोल रहता है, कैसा सॉल्यूशन रहता है, तो अति संतृप्त। लेकिन जो आप शरबत बनाते हैं वो कैसा रहता है, संतृप्त। एक हो कि पानी ले लिया, इतना हमने 2 चम्मच डाल ले है, अखर कर पी रहे थे, पंचोछराइन लग रहा है, कुछ लगिए नहीं रहा, लग रहा है कि हम पानी पी रहे हैं, तो भैया वो तो भूखायल है, असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब क्या चीज, खाली, एक मतलब क्या, पेट भर गया है ना, आई कोचराइन हो गया
आ गया समझ में? इस समझ में आ गया? ये भी टॉपिक समाप्त। यही टॉपिक समाप्त। कितना बच्चा को संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन समझ में आ गया? बढ़िया से सबको समझ में आ गया? तो ये भी टॉपिक मेरा हो गया समाप्त। अब हम लोग देखेंगे कण के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार। वाह, सोच लीजिए कैसे कण के, अरे भैया विलयनवा में कण न रहता है? बोलिए ना, निकल रहा है कण के। हम पढ़ा रहे हैं, थक एखनी गया है। हाय रे तेरी। तो देखिए ध्यान से, कण के आधार पर, कण के आधार पर पहला हम लोग क्या पढ़े थे? तो पहला हम लोग पढ़े थे विलयन के सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कण के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, कण के आधार पर विलयन के प्रकार। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, कण के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। कौन कौन? एक तो हम लोग पढ़े थे वास्तविक विलयन, पहले ही बताए थे आप लोगों को। वास्तविक विलयन जो विलयन की सांद्रता वाला आया था, वास्तविक विलयन जिसको हमने कहा था समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ही ना वास्तविक विलयन है जी। तो एक हो गया क्या चीज? वास्तविक विलयन। दूसरा जो इसमें चैप्टर में पढ़ना है बढ़िया से, जिसका नाम है कोलाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइड। और एक होता है, आप जो पढ़े हैं, निलंबन। एक और क्या होता है? निलंबन। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि कण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार।